नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। श्रद्धा वॉकर के प्रेमी ने उसके 36 टुकड़े कर दिए थे। ठीक वैसा ही एक मामला देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भी सामने आया। लिव इन पार्टनर ने इस बार अपनी प्रेमिका की न सिर्फ हत्या का टुकड़े कर दिए बल्कि उसे प्रेशर कुकर में उबाल भी दिया। वो इस कदर हैवान बन चुका था कि उसने अपने लिव इन पार्टनर के टुकड़ों को कुत्तों को खिला दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। इस मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ। यह हैवान भी ज्यादा दिन अपनी हैवानियत को छिपा नहीं सका और अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। लेकिन इस घटना ने मानवीय संवेदनाओं पर एक नई बहस छेड़ दी है। कोई इतना निर्दयी आखिर कैसे हो सकता है कि जिससे प्रेम किया उसी के टुकड़े कर दिए। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई में श्रद्धा कांड से भी खतरनाक कांड। लिव इन पार्टनर ने उतारा मौत के घाट। पहले लिव इन पार्टनर के कई टुकड़े किए, शव के टुकड़ों को कुकर में उबाला, फिर कुत्तों को खिलाया। लिव इन से लव गायब हुआ और प्रेमी हैवान बन गया। ठीक दिल्ली में हुए श्रद्धा वालकर मर्डर केस की तरह, या यूं कहें कि इससे भी खतरनाक तरीके से रिश्ते में वहशीपन का खेल मुंबई में हुआ, जहां लिव इन में रह रहे व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और शव को चेनशा यानी पेड़ काटने वाली मशीन से कई टुकड़ों में काट दिया। हत्यारा इतना शातिर निकला कि लाश से बदबू न आए, इसीलिए शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबालने लगा। लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आई और हत्या के 3 दिन बाद ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। यहाँ गीता आकाशदीप सोसाइटी में एक न्यू इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है। तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है, जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, जो कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नयानगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो भी क्यों किया गया, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में बात पता चलेगा। दरअसल मामला शहर के मीरा रोड पर मौजूद नया नगर पुलिस थाना इलाके की गीता आकाशदीप सोसाइटी का है। सोसाइटी की 7वीं मंजिल पर 56 साल का मनोज साहनी अपने लिव इन पार्टनर 36 साल की सरस्वती वैद्य के साथ काफी समय से साथ रह रहा था। कुछ दिनों से मनोज के फ्लैट से अजीब तरह की बदबू आ रही थी। उसके पड़ोसी इस बदबू से परेशान हो गए। उन लोगों ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी थी। सूचना मिलने पर मनोज के फ्लैट पर पहुंची। नया नगर थाना पुलिस ने मनोज का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही गेट खुला, पुलिस बदबू से परेशान हो उठी। पुलिस घर के अंदर पहुंची तो बदबू और तेज हो गई। पुलिस का माथा ठनका। जांच करने पर पुलिस को जो अंदर नजारा दिखा, उससे पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। एक महिला के शव के कई टुकड़े घर के अंदर पड़े थे। पुलिस के सामने हत्या की तस्वीर साफ थी। तुरंत ही मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछने पर उसने शव अपने लिव इन पार्टनर सरस्वती का होने की बात कही। किसी बात पर मनोज और सरस्वती का झगड़ा हो गया था। इसके बाद गुस्से में मनोज हैवान बन गया। उसने अपनी 36 साल की लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। इसके बाद उसके दिमाग में लाश को ठिकाने लगाने की साजिश शुरू हो गई। मनोज ने दिल्ली में हुए श्रद्धा कांड को टीवी पर खूब देखा था। ऐसे में उसके दिमाग में आइडिया आया। वो बाजार गया और चेनशा यानी पेड़ काटने वाली मशीन लेकर आ गया। फ्लैट पर वापस आकर शव को कई टुकड़ों में काट दिया। लेकिन सवाल था कि इतनी जल्दी आखिर शव को कैसे ठिकाना लगाया जाए। जल्दी ही शव से बदबू भी आने लगी। ऐसे में उसने शव के कई टुकड़े प्रेशर कुकर में उबालना शुरू किया।
वो इतना वहशी हो चुका था कि सबूत मिटाने के लिए अपने लिव इन पार्टनर के लाश के टुकड़ों को कुत्तों को खिलाने लगा। सोसाइटी के रहने वाले लोगों ने पुलिस को बताया कि आरोपी को पिछले 2-3 दिनों में कुत्तों को कुछ खिलाते हुए देखा गया। इन लोगों ने बताया कि आरोपी को पहले ऐसा कभी करते हुए नहीं देखा गया। फिलहाल शव के टुकड़ों को इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। फ्लैट से अन्य सबूत भी इकट्ठा किए गए। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस मनोज साहनी से सवाल जवाब कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लिव इन से क्यों लव खत्म हो रहा है, क्यों इंसान संवेदनहीन हो रहा है, क्यों छोटे झगड़े में इंसान हैवान बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। या तो इस तरह की घटनाओं की वजह से अब तमाम सवाल उठते हैं कि आखिरकार इंसानियत को होता क्या जा रहा है, आखिर लोग हैवान क्यों बनते जा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ मीना व्यास जी हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं। वेद भूषण जी पूर्व IAS हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और दीप्ति सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत मैं मीना व्यास जी आपसे ही करना चाहूंगा। हैवानियत के ऐसे मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या मनोदशा होती है ऐसा अपराध करते समय? देखिए, ये जैसे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, लिव इन रिलेशनशिप में ही ज्यादातर आती है। लिव इन रिलेशन में रहना शुरू हो जाता है 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब सिचुएशन ये होती है कि जब लिव इन रिलेशन में रहना शुरू करते हैं, तब पेरेंट्स जो होते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि लड़की पेरेंट्स अग्री नहीं करते हैं कि लिव इन रिलेशन में उसकी बेटी जाए। और लड़की को रहने के लिए इमोशनल ऐसी हो जाती है कि प्यार मोहब्बत में इतनी फंस जाती है कि वो पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो जाती है धीरे धीरे करके। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाता है हैवानियत करने का, क्योंकि लोगों से, फ्रेंड से, सबकी जगह हमने जितनी भी घटनाएं देखी उसमें हमने देखा। श्रद्धा घटना में भी यही था कि वो उसके पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, काफी महीनों बातें नहीं होती थी। इसी वजह से ये उसको मिल गया कि इसको पूछने वाला महीनों तक कोई पूछेगा, ना फोन आएगा ना कुछ होगा, इसीलिए उसने उसका पीसीज करके फेंक दिया। तो ये जो घटनाएं होती है, सब घटनाओं के बाद यही देखने को मिलता है कि लड़कियों का चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी है, वर्किंग है, ये समाज में सब कुछ देखती रहती है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लड़कियों को इस तरह से ये दिमाग नहीं चलता है कि मुझे अगर कोई लड़का पसंद है तो मैं अपने फैमिली से क्यों डिस्कनेक्ट हो रही हूँ, क्यों मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग नहीं करती हूँ। हम दुनिया में खुलेआम चर्चा होती है कि प्यार जो होता है, रिलेशन में आते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ टच में रहना है, शेयरिंग करनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अपनी सेफ्टी देखनी है। जब आप किसी के साथ रहने चले जाते हो तब आपका दिन रात, आपका खाना पीना सब कुछ उसके साथ रहता है, तो आपकी कमजोरियां, आपकी वीकनेस, सारी चीजें सामने वाले इंसान को सब पता होती है। तो आप ऐसे हालात क्रिएट क्यों और कैसे कर सकते हो जिसकी वजह से सामने वाले इंसान को आराम से आपका मिसयूज करने का मौका मिल जाता है। मैं दीप्ति सिंह जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि ऐसी क्रूर घटनाओं में ज्यादातर जो आरोपी हैं वो वेल क्वालिफाइड देखे गए हैं। अज्ञानता तो ऐसी घटनाओं के पीछे वजह हो नहीं सकती। इनको जो पोस्ट इफेक्ट है ऑफ ऑल दिस इवेंट उनको पूरा पता होता है। इस वजह से उनका जो तरीका है वो अपने जिस भी घटना को अंजाम देते हैं उसको बड़े सफाई पाने का भी दिमाग लगा लेते हैं। पैसे की भी कमी इनको नहीं होती, क्वालिफाइड तो नहीं है, साथ में इनके पास हर वो चीज खरीदने की भी शक्ति होती है जिससे ये अपने दिमाग में आए हुए मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट के रूप में भी कर रहे हैं। जैसे एक ने देख लिया कि श्रद्धा वाली घटना पे पुलिस कुछ नहीं कर पाई, आज तक ना तो वेपन मिल पाया है ना ही बॉडी के पार्ट मिल पाए, तो लोगों को एक तरह से समझिए ऐसे प्रोग्राम से भी शिक्षा कहीं मिल रही है। जो दिमाग से अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इस चीजों को और अपने दिमाग को जोड़कर थोड़ा और 4 कदम आगे चल पा रहे हैं। अब देखिए इसने 1 कदम आगे बढ़ाकर क्या किया कि ये प्रेशर कुकर में बॉडी को उबालकर और वो कुत्तों को खिला रहा है। वो बिल्कुल सबूत कहीं से ना मिले इसका भी इंतजाम कर रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि इन लोगों को आफ्टर इफेक्ट ऑफ द इवेंट इज वेरी मच क्लियर कि अगर पकड़ा गया तो
मुश्किल में फंसूंगा, तो बचने के लिए वो कितने सारे और अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वो आपकी सोच से भी बहुत ऊपर चले जा रहे हैं। वो तो किसी तरीके से पकड़े गए ड्यू टू द स्मेल, और पब्लिक और जो भी सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने शिकायत कर दी। अदरवाइज आप देखिए कि आज के बाद इस लेडी का, लक्ष्मी का, कभी कहीं पता ही नहीं चलता अगर ये 2 दिन और इसको मौका मिल जाता तो मतलब ये है कि सोचे समझे तरीके से किए गए अपराध होते हैं, और ये अपराधी आज की नहीं है। मुझे लगता है इस व्यक्ति को पकड़ा जाए क्योंकि इसकी उम्र बहुत ज्यादा है, पीछे से भी इसकी कोई हिस्ट्री रहे होंगे, इसको और भी पकड़ में आएगा, जिसमें कि इसने बहुत सफाई से अपनी चीजों को छिपाया है और आगे भी ये करता। ये तो पकड़ा गया, वरना इस घटना के बाद फिर कोई लड़की इसकी लाइफ में आती, फिर उसको फंसाता और उसके साथ भी कुछ ऐसा करता। तो मुझे लगता है ये दिमाग ज्यादा रखने वाले लोग और ये अपराधी बहुत ही ज्यादा साजिश दिमाग में इनके चलते हैं, और इसको कैसे अंजाम देना है ये खूब सोच समझ के काम करते हैं। बिल्कुल। वेद भूषण जी भी हमारे साथ हैं। आप पूर्व आईपीएस हैं और उनका भी लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, इस तरह के केसेस से भी उनका सामना जरूर पड़ा होगा। वेद भूषण साहब, क्या कोई घटना किसी को इस कदर प्रोवोक कर सकती है कि ठीक उसी अंदाज में उस तरह की घटनाओं को अंजाम दे? जैसा कहा जा रहा है कि श्रद्धा कांड को भी आरोपी ने टीवी पर देखा था। क्या ऐसी घटनाएं प्रेरित करती हैं, हौसला बढ़ाती हैं? देखिए अक्षय जी, इस तरह के केस सोसाइटी के अंदर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में हम लोग इनको रखते हैं जी, क्योंकि असाधारण केस नहीं है। क्योंकि जिस हालात में ये मर्डर किए गए हैं जी, एक तरह से बहुत ही ग्रूसम मर्डर की कैटेगरी में ये लोग आते हैं। चाहे श्रद्धा मर्डर केस है, मैं दीप्ति जी को करेक्ट करना चाहूंगा, श्रद्धा मर्डर केस के अंदर से फुल टाइट केस, उसके अंदर वेपन ऑफ ऑफेंस जो शार्प एज वेपन थे वो भी तमाम मिल चुके हैं, उसके बॉडी पार्ट्स का डीएनए कनेक्ट हो चुका है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। वो एक कन्विक्शन का, एक सजा का केस है। अब जिस केस के लिए हम बैठे, ये भी अपने आप में एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, क्योंकि उसमें काटना तक तो ठीक है, पर उसने प्रेशर कुकर में जो उसको उबाला है उसका कारण ये रहा कि क्योंकि जब हड्डी और मांस को अलग करना हो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको प्रेशर से बॉईल कर दें, तो उसमें हड्डी एकदम अलग हो जाएगी और मांस का टुकड़ा एकदम से अलग होकर आ जाएगा। उसको आपको डिस्पोज ऑफ करने में आसानी रहेगी, कैरी करने में आसानी रहेगी, उसकी बदबू खत्म हो जाएगी, और एक क्रिमिनल को जो उसका माइंडसेट है उससे उसको एक फायदा मिलेगा कि उसको कहीं पे भी जंगल में ले आकर फेंकना, या जैसा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि कुत्तों को बांट कर दिया गया, क्योंकि कहावत है ना, तेरी बॉडी काट के कुत्तों को बोटी बोटी बांट दूंगा कुत्तों को, तो वो कहीं ना कहीं मानसिकता के साथ वो काम कर रहे थे। परंतु इस तरह के केस में कन्विक्शन के केस हैं, क्योंकि इसमें चांसेस बहुत कम है इनको बचने की, के कोई काट्य सबूत पुलिस इस मामले में आसानी से इकट्ठा कर लेती है। वेपन ऑफ ऑफेंस जो आदि की बात कर रहे हैं, जो मार्केट से लेकर आया था, तमाम तरह की स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करेगी, विटनेस लाएगी। उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज होंगे, कहाँ पर ये आदमी कब जाता था, कब डिस्पोज ऑफ करता था। उसके अलावा तमाम कॉल डिटेल्स होंगी, जो डिसीज्ड है और जो एक्यूज्ड है उनके बीच में क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ, तमाम चीजें एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ली जाएंगी। उसके अलावा लोकल इंक्वायरी, जो मोहल्ले पड़ोस के लोग थे वो बताएंगे कि कब से रह रहे थे, लैंडलॉर्ड थे, अपना मकान था, किराए पर था, या क्या उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज थी। जैसा बताया जा रहा है कि उनको जहर दिया गया, तो एक लेबोरेटरीज के अंदर इनके जो ब्लड के सैंपल्स जाएंगे वो बताएंगे कि क्या इसको जहर देकर मारा गया या उसने खुद वो जहर लिया, कहाँ से वो जहर प्रोक्योर किया। तो मोटिव भी एस्टेब्लिश करना है कि क्या दोनों के बीच में स्ट्रेंट रिलेशन कैसे अचानक आ गए, क्या कोई मैट्रिमोनियल डिफरेंस था या कोई फाइनेंशियल डिफरेंसेज आ गए थे। उनकी तमाम कॉल डिटेल्स भी पुलिस इकट्ठा करेगी कि किस तरह से उनके फाइनेंशियल पोजीशन थी, क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के अंदर ये सारा मामला था। तो तमाम जो चीजें हैं ये एक इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे, जैसे आपको पता लगा कि श्रद्धा केस के अंदर पर्चें खुली थी, नार्को एनालिसिस टेस्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो बताएगा, एक साइंटिफिक टेस्ट है नार्को एनालिसिस टेस्ट। आपको याद होगा श्रद्धा वालकर केस में भी दिल्ली पुलिस ने एक टेस्ट कराया था, नार्को एनालिसिस रिपीटेडली टेस्ट हुआ था। तो ये तमाम जो चीजें हैं साइंटिफिक चीजें हैं, और अब साइंस बड़ी एडवांस स्टेज पर है, तो इसलिए बचना बड़ा मुश्किल होता है यदि पुलिस की। नहीं, ठीक है सर, सवाल इस बात को लेकर है कि इस मामले पर जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, परत दर परत खोली जाएगी, लेकिन क्या कानूनन कोई ऐसा उपाय है इस तरह की घटनाओं पर लगाम कसी जा सके? जो ज्वाइंट फैमिली का कल्चर है धीरे धीरे जो खत्म होता दिखाई दे रहा है, संस्कारों की कमी इस तरह की घटनाओं की वजह हो सकती है? जी नमस्कार। जी मैं कहना चाहूंगी कि हेलो, जी जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए मैम। जी
देखिए, बात यह है कि संस्कारों की अगर बात करें तो पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, तो सबको एक दूसरे की लाइफ के बारे में हमें पता होता था, कौन कैसे क्या कर रहा है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये सारी चीजों का हमको सबको फैमिली में सबको पता होता था। लेकिन अभी जो हुआ है उसमें फैमिली डिवाइडेड हो गया है और गिन चुन के 3-4 फैमिली मेंबर्स है, उसको भी उसका एक दूसरे का पता नहीं होता है। हमें पास में बैठे हुए इंसान का पता नहीं है, सब अपनी अपनी दुनिया अलग बनाए बैठे हैं। तो ये जो हालात अभी के हो रहे हैं तो बहुत ही गंभीर है। हम किसी की लाइफ में ऐसा, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को पूछता है कि बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये नॉर्मल क्वेश्चंस है पेरेंट्स की साइड से। लेकिन उसको किस तरह से लिया जाता है कि आप हमारी इंक्वायरी ना करें, आप हमको पूछ ना करें, हमें स्पेस चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। ये सारी चीजें टीनेजर्स बच्चों से लेके यंगस्टर्स भी इस तरह से चीजों को लेने लगे हैं। तो पेरेंट्स की भी एक लिमिटेशंस आ चुकी है कि पेरेंट्स कुछ हद तक पूछ नहीं सकते, बच्चे बताते नहीं है। तो ये चीज बहुत क्राइटेरिया बन जाता है कि बच्चे अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेने लगते हैं। किसकी लाइफ में कौन आया है, किस तरह से आया है, कितना जाना चाहिए, ये बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो सेफ्टी फीचर्स के जो होने चाहिए, वो सारी चीजें नहीं मिल रही है। वो नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर में चले गए हैं। ये लिव इन रिलेशन, हमारा लिव इन रिलेशन में रहना हमारा कल्चर में है ही नहीं। जहाँ पे रिलेशन में एकदम से हम आ जाते हैं और उसके साथ रहना शुरू कर दें, लेकिन ब्रेक का भी एक सिस्टम होता है। ये कल्चर लगातार मैम बढ़ता जा रहा है। जैसा आपने लिव इन रिलेशनशिप के कल्चर की बात की है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कानूनन कोई अपराध नहीं है लिव इन रिलेशन में रहना, लेकिन आप इस तरह के अपराध के पीछे, इस तरह के रिलेशंस को कितनी बड़ी वजह मानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखो, अगर ये रिलेशन में, अगर लिव इन रिलेशन में रहना गैर कानूनी नहीं है तो फिर उसको ब्रेकअप को भी इजीली लेना चाहिए। आप बहुत जल्दी रिलेशन में आ जाते हैं, तो अगर किसी के साथ कंफर्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो साथ में बैठ के अलग भी होना चाहिए, वो भी नॉर्मल तौर पर हो जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता है। एक इंसान ऑनरशिप बनाता है कि मेरी मर्जी से मैं रिलेशन में आया, मैं रह रहा हूँ, और जब वो लड़की इमोशनल ऑब्वियसली होती ही है, वो सोचती है कि 2 साल रहे तो अब मैं फिक्स हो गई, अब मैं ये लड़के के साथ लाइफ टाइम अपना रिलेशन बनाऊंगी। ये उसके ड्रीम होते हैं, ये उसका कॉन्सेप्ट होता है लिव इन रिलेशन का। इवन दूसरी साइड अगर देखें तो लड़का होता है, उसके लिए वो टाइम पास होता है, टेम्पररी होता है, उसमें वो लायबिलिटी लेना नहीं चाहता है। नहीं तो संबंधों में शक या फिर अविश्वास की कमी, दीप्ति सिंह जी, इस तरह की घटनाओं के पीछे वजह बनती है कि जैसा अभी मीना व्यास जी ने कहा कि एक साथ प्रेम के चलते आ तो जाते हैं, रहने तो लगते हैं, लेकिन जब अभाव होने लगता है तो इसके पीछे क्या आपको लगता है पारिवारिक दूरी एक वजह होती है या फिर विश्वास की कमी हो जाती है धीरे धीरे? देखिए, अगर ये इस घटना को ध्यान से देखिए तो जो अपराधी है और जो महिला है उसके एज गैप में 50% का फर्क है। मतलब आधे के उम्र का फर्क है लगभग। वो 32-34 साल की है, ये 56 साल के हैं। अब यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी होगी। आप देखिए 56 साल के व्यक्ति के अंदर इनसिक्योरिटी क्या होगी कि यंग है, मुझे कभी भी छोड़ के जा सकती है। और मुझे लगता है अगर जब तह पे पुलिस जाएगी तो कहीं ना कहीं एक आएगा ऐसा कि वो महिला किसी और के साथ संबंध में भी थी, इसके साथ से पैसे के लिए थी, और मैं भी कहीं एक रीजन बन गया। इनसिक्योरिटी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए लोग बहुत अलग हो गए। मीना व्यास जी भी कह रही थी कि सब अपने अपने प्राइवेसी और प्राइवेट लाइफ में जीना चाहते हैं, कोई किसी का रोक टोक पसंद नहीं करता। इससे क्या होता है, फैमिली एक तो पहले यूनिट हो गई है, छोटी सी यूनिट, अब उसमें भी 4 लोग चारों तरफ अपने अपने मोबाइल लेकर किसी से चैट कर रहे हैं। हम किसी और से चैट कर रहे होते हैं, परिवार के साथ एक दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं करता। अब ये जो अकेलापन है वो आपने इसको दूर करने का एक तरीका बना लिया है कि अपने ही घर वालों के सामने उनको छोड़कर आप एक लिव इन रिलेशन में जाते हैं, चाहे आपकी उम्र में कोई भी कितना भी डिफरेंस है। मुझे नहीं लगता कि इस महिला को कोई और पार्टनर नहीं मिल सकता होगा। ये जरूर कोई ऐसा रीजन रहा होगा, फाइनेंशियल है या कोई और भी वजह हो सकता है। वो उसके साथ संबंध बनाती है और उसके बाद आज अपनी मौत तक इसी वजह से पहुंच जाती है। लालच, अविश्वास, क्योंकि ये आदमी अच्छे से जानता था। बिल्कुल, अविश्वास की कमी की आपने बात कही है कि एक दूसरे से मान लीजिए सच्चाई छिपाना इस तरह की घटनाओं को प्रोवोक करने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होता है। लेकिन क्या वेदभूषण जी ऐसा कोई कानूनी तरीका है जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, क्योंकि कानून तो बहुत हैं?
देखिए, कानून ने तो बल्कि लिव इन रिलेशन को मान्यता दी है, उससे जो औलाद पैदा होगी, बच्चा होगी, उसको रिकॉग्निशन दी है, प्रॉपर्टी में राइट दिए हैं। और जब आप डिजिटल दुनिया में जाएंगे, आप एडवांसमेंट की दुनिया में जाएंगे, आप वेस्टर्न कल्चर में जाएंगे, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर इस तरह के इंसिडेंट ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं, सब उनके लिए एक सामान्य बात है। परंतु अब चूंकि हमारे यहाँ बहुत रेयर है, धीरे धीरे आनी शुरू हुई है, फैमिली से रिलेशनशिप खत्म हो गई है, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, मकान मालिक, किराएदार या जो आजकल बड़ी प्रॉपर्टीज के अंदर फ्लैट सिस्टम है, उसके अंदर नेबर को एक दूसरे का नहीं पता कि क्या किस मकान में क्या चल रहा है। तो उसी की वजह से ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है, अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे और तो सोसाइटी आगे जाएगी, डिजिटलाइजेशन और आगे ज्यादा होगा, तो और ज्यादा इस तरह की समस्याएं निकल के आने की संभावना है। क्योंकि सोसाइटी के लिए एक चैलेंज है, पुलिस के लिए एक चैलेंज है, सरकारों के लिए एक चैलेंज है, पर हम प्रोग्रेस को रोक नहीं सकते और इस तरह की घटनाओं को काफी हद तक कंटेन किया जा सकता है यदि परिवार के लोग भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो, उनको पता हो उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी बहू या जो भी उनके रिलेशन है वो कहाँ रह रहे हैं, किस हालात में रहे, आइसोलेशन के अंदर रह रहे हैं। क्योंकि पुलिस के लिए तो इन्वेस्टिगेशन का एक सब्जेक्ट हो सकती है कि डीएनए मैच करना, एविडेंसेस कलेक्ट करना, कन्विक्शन तक पहुंचाना। बाकी जो समाज के दूसरे अंग है, मेरी जिम्मेदारी है, अक्षय सिंह की जिम्मेदारी है, दीप्ति की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इस तरह से जो लोग रह रहे हैं रिलेशनशिप में या अकेले रह रहे हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए, सोसाइटी उन तक कैसे पहुंचे, उनके परिवार को कैसे उनके साथ इन्वॉल्व किया जाए। परंतु अब चूंकि परिवार बड़े छोटे परिवार हो गए, न्यूक्लियर परिवार हो गए। ठीक है सर, यानी कि आपको लगता है कि सामाजिक ताने बाने को मजबूत करना होगा और कम से कम आपसी जो रिलेशंस होते हैं उनके महत्व को समझना होगा, तभी इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। बड़े संक्षेप में एक फाइनल रिएक्शन में मीना व्यास जी आपसे, और साथ ही आप अगर कोई संदेश देना चाहें अभिभावकों को या फिर युवाओं को जो लिव इन रिलेशनशिप को प्रेफर करते हैं, क्या कहना चाहेंगी लोगों से? जी बिल्कुल, लिव इन रिलेशन में रहना एक बहुत जिम्मेदारी और मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी लिव इन रिलेशन में रहते हैं या रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक अपना जो फैमिली फ्रेंड्स जो होते हैं वो एक सेफ्टी का सराउंडिंग उनकी होनी चाहिए। तो उनके साथ कंटिन्यू बने रहिए, बातचीत का दौर चालू रखिए और ये एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखिए कि ये रिलेशन कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो मुझे जितना प्यार से मैं ये रिलेशन में इन्वॉल्व हुई हूँ या हुआ हूँ, तो उसी प्यार से और समझदारी के साथ मैं ब्रेकअप भी कर लूंगा या कर लूंगी। बस यही एक मैच्योरिटी के साथ अगर डिसीजन लिया जाए तो ये रिलेशन को के लिए चले, यानी लोगों को अपने संबंधों के प्रति जागरूक होना होगा और उसको इतना डीपली लेने की जरूरत नहीं है कि जो किसी की जान लेने पर आमादा हो जाए। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस तरह की घटनाओं ने एक नई बहस छेड़ दी है कि कोई आखिर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि जिससे प्रेम करे उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। ये वाकई में चिंता का विषय है, इस पर कहीं ना कहीं समाज को भी सोचना होगा। इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।